क्लास 10th इकोनॉमिक्स इजी लगती है कई लोग को और कई लोग को टफ। बट इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहां कहां से टेबल्स उठेंगी, कहां कहां से कैसे वन वर्ड क्वेश्चन उठ जाएंगे, वो सारी चीज आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी कॉर्नर विथ ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब एग्जाम टाइम में कोई भी वीडियो स्टार्ट किया करो ना, बीच में छोड़ के जाया करो। दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू। एंड वीडियो खत्म करते ही चले जाना पढ़लक्ष्य.com या अपने फ्री ऐप पढ़लक्ष्य पे, जहां पे फ्री क्विज, नोट्स, वर्कशीट्स और तो और फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। परीक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। हेलो एवरीवन, एग्जाम से पहले एनसीईआरटी माता के दर्शन करना चाहते हो तो इस वीडियो में तुम्हें इकोनॉमिक्स पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। एग्जाम से पहले जो तुम्हें कॉन्फिडेंट चाहिए वो इस वीडियो से तुम लोग को मिल जाएगा। जो ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम से जाने से पहले तुम्हें रिवाइज होने चाहिए, उसका रिवीजन हो जाएगा। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो तुम्हें अब तक नहीं पता होंगे वो भी पता चल जाएंगे। हम लोग PYQs के साथ में इस पूरे चैप्टर को कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर पहले जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको देख लो। देख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का यार बेसिक आइडिया हम लोग को है कि क्या होती है। प्रोग्रेस को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। बट इस चैप्टर में हम लोग को डेवलपमेंट से ज्यादा हम लोग को ये देखना है कि आखिर डेवलपमेंट का नेशनल लेवल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। नेशनल लेवल पे आखिर जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, डिफरेंट लोगों के क्या डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स रहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। इकोनॉमिक्स का ये तुम्हें एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट एक अपने दिमाग में बैठा लेना है। आगे 11th-12th में तुम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे अगर आर्ट्स लेते हो तो। बाकी आधे से ज्यादा तो तुम लोग मुझे लगता है साइंस में ही जाने वाले हो। बट खैर, जो लोग साइंस में जा रहे हो एसएसटी को ऐसे पढ़ो कि आगे टाइम तक तुम्हें याद रहे कि भाई बोर्ड के एग्जाम दिए थे मैंने और इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी 1 वीडियो में वो वाला वीडियो देखा था। तो 1-2 साल बाद आकर इस वीडियो पे कमेंट करना कि भैया मेरे इतने नंबर आए थे, ठीक है। ग्रेट, अब चलते हैं चैप्टर पे, टाइम वेस्ट नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है डेवलपमेंटल गोल्स। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही डेवलपमेंटल गोल से होता है कि बताओ डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल आखिर कैसे होता है, क्यों होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें ये एक फोटो देखनी पड़ेगी। इस फोटो में एक अंकल जी हैं, वो जा रहे हैं कार से ऑफिस में, ठीक है। एंड यहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी में एक लेडी बैठी हुई है जिसके पास एक बच्चा है। अब देखो, इसी से तुम समझो कि इनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। इनके लिए डेवलपमेंट, देश तरक्की कर रहा है, ये कब बोलेंगे? ये तब बोलेंगे जब इनका जो रास्ता है, इनके घर से ऑफिस जाने का जो रास्ता है वो एकदम स्मूथ हो, तुरंत चले जाएं, ट्रैफिक ना हो, ओवरब्रिज बने हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, तो ये इनके लिए डेवलपमेंट होगा। पर अगर अभी हम लोग इनको देखें, जो लेडी बैठी हुई है उनको देखें, तो जब रोड बनेगी, जब चौड़ी रोड बनेगी, जब ब्रिजेस वगैरह बने, तो ये जो झुग्गी झोपड़ी में बेचारी रह रही हैं, इनका तो घर तहस नहस हो जाएगा ना। तो हम लोग को देखने को मिलता है कुछ लोगों के लिए जो चीज डेवलपमेंट होती है, कुछ लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी बन जाती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए हम लोग डैम्स बनाते हैं, बट हम लोग ये भी देखते हैं कि डैम्स में रह रहे लोग, जो आसपास उस इलाके में लोग रहते हैं, वो लोग अब उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, बेचारे भटक जाते हैं, उनका घर बार उनसे छीन लिया जाता है, ठीक है। तो ये अर्बन लोगों के लिए, वहां के आसपास के शहरों के लिए तो अच्छा है, बट जो लोग जो डिस्प्लेस हुए, जिनका घर चला गया, उनके लिए तो वो डिस्ट्रक्शन हो गया ना। तो यहाँ पर तुम लोग को एक प्रॉपर चार्ट भी दिया गया, जैसे लैंडलेस रूरल लेबर, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि उसे काम मिले, मोर एम्प्लॉयमेंट मिले, वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा। एक प्रॉस्पेरस फार्मर है पंजाब का, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि उसने जो खेती की है वो उसको उसका सही दाम मिल जाए, ठीक है भाई। लस्सी पियेंगे और हाई दाम में बेचेंगे अपना फसल, वो उसके लिए डेवलपमेंट है, ठीक है। एक रिच फैमिली से आ रही एक लड़की जो अर्बन फैमिली में रहती है, शहरों में रहती है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि उसको भी बाहर निकलने के लिए परमिशन लेने की ना जरूरत पड़े, वो भी फ्रीली अपने भाई की तरह बाहर घूम पाए, बाहर काम कर पाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कई बार ये वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आ जाते हैं तुम्हारे मैच द फॉलोइंग में। इनको उल्टा सीधा ऊपर नीचे लिख दिया जाएगा और तुम्हें मैच करना रहेगा। प्रीवियस ईयर में ये आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ग्रेट, अब देखो मिक्स ऑफ गोल्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है टॉपिक, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जब नेशनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। हम लोगों को पता है कि बहुत सारे डैम्स बने हैं। हम लोगों ने वाटर रिसोर्स चैप्टर में ज्योग्राफी में पढ़ा था कि तहरी डैम आंदोलन हो रखा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रखा है। ये सब आंदोलन होने के बाद भी डैम बने हैं। क्यों आखिर गवर्नमेंट ने ये फैसले लिए? क्यों उन्होंने कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन कर दी? क्यों?
क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो। भाखड़ा नंगल डैम बनने से बिलासपुर एरिया भले ही डूब गया पानी में, बट उससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर इरिगेशन के लिए पानी जा पाता है। ठीक है, तो मिक्स ऑफ गोल्स हम लोग देखते हैं कि ऐसे गोल्स पे फोकस करती है गवर्नमेंट जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। अब हम लोगों को देखना है कि आखिर नेशनल डेवलपमेंट कैसे होती। देखो, जो मैंने तुम लोग को बताया, मैंने वही बताया कि जो हमारी देश है उसमें अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे। कुछ डेवलपमेंट के काम होंगे, वो कुछ के लिए डिस्ट्रक्शन होंगे और कुछ के लिए डेवलपमेंट होंगे। तो हम लोग ये दिमाग में रखते हैं कि आखिर हमारे जो स्टेप्स हैं उससे कितने लोगों का भला हो रहा है और कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम करती है और उसी के बेसिस पे हम लोग को कंट्री में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन तुम लोग को दिमाग में हमेशा आता होगा कि डेवलपमेंट की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ डेवलपमेंट। एंड आखिर जो सारी कंट्रीज हैं वो अपने में डेवलपमेंट कर रही हैं, तो उनका कोई पैरामीटर होगा ना कि अच्छा कोई कंट्री है इतनी डेवलप्ड है, कोई कंट्री है इतनी डेवलप्ड है, किस कंट्री में अंडर डेवलपमेंट है, किस कंट्री अभी प्रोसेस में है, डेवलपिंग प्रोसेस में। इन सब के लिए हम लोगों को इस पोर्शन में हमारे आंसर्स मिलता है। हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि अगर कोई कंट्री डेवलपमेंट कर रही है तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग कंट्रीज को कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई वो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, कौन सी कंट्री आगे निकल रही है, किस कंट्री में लोग खुश हैं। तो देखो यार, पहली बात तो दिमाग में आती है कॉमन सेंस में कि हम लोग क्या करेंगे कि कंट्री का जो इनकम होगा उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंट्री ज्यादा इनकम बना रही है। और क्योंकि हमारे पास कंट्री है, कंट्री के पास इनकम है और हमारे पास हैं लोग, हमारे पास हैं लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी टोटल इनकम को टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड करते ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर एक पर्सन आखिर साल में कितना कमा रहा है। उसे ही हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है, सो पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इनकम जनरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एग्जाम। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है पर कैपिटा इनकम किसे कहा जाता है। पर मतलब प्रति इन हिंदी, कैपिटा मतलब सर, हर एक इंसान, और इनकम मतलब उसकी पैसे। तो हर इंसान पर कितना हम लोग को इनकम देखने को मिलता है, उससे हम लोग पर कैपिटा इनकम जनरेट करते हैं। जो यूएन है 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से जो जिनकी इनकम पर कैपिटा इनकम जिन कंट्रीज की $49,300 यूएस डॉलर से ऊपर है, उन्होंने हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज का है, और जिनकी 2500 से कम है उन्हें लो इनकम कहा है। हम लोग कहां पे आते हैं भैया, तो इंडिया है अपनी $6,700 यूएस डॉलर पर एनम पे। तो ये 2019 का सर्वे, तुम्हारी बुक में क्या पता अपडेट ना हो या फिर अपडेट हो, तो तुम इसको भी लिख सकते हो अपने आंसर में, वो सही रहेगा। बस लिख देना 2019 के काउंटिंग के हिसाब से हम लोग को ये देखने को मिला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, सो हम लोग क्या है, हम लोग एक तरीके से डेवलपिंग नेशन में आते हैं। हम लोग बीच में, ना हम लोग गरीब हैं ना हम लोग अभी अमीर बन पाए, हम लोग बीच में। ठीक है, इन प्रोसेस। अब एवरेज इनकम जो मैंने तुम लोग को बताया ना, पर कैपिटा इनकम, उसी को हम लोग एवरेज कहते हैं। बट तुम लोग को एक चीज दिमाग में आ रही है क्या कि पर कैपिटा इनकम जो अपनी है, एवरेज इनकम है, वो सच्चाई नहीं दिखाती है उस कंट्री में। ये नहीं दिखाती है कि रियलिटी क्या है। इसको जो रियलिटी है तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि चेयर्स हैं। ठीक है, 4 चेयर्स हैं, इसको तुम लोग मान लो पैसे, और यहां पर हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ पे 6 चेयर्स। ठीक है, अगर हम लोग इन्हें पैसे माने तो इस कंट्री के पास ज्यादा है पैसे। ठीक है, ये कंट्री ये कंट्री गरीब है क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 चेयर है और इस कंट्री के पास 6 चेयर है। बट जब हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम निकाला तो पता चला कि ये कंट्री गरीब है, इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कम आएगा। बट जब हम लोगों ने ये देखा कि उस कंट्री में जो वेल्थ है वो किसके पास है, तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे लोग ज्यादा खुश हैं, यहाँ पर उन्हें बैठने में दिक्कत नहीं हो रही, सब लोग साथ मिलके बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ये अमीर कंट्री को देखते हैं जिसके पास टोटल 6 चेयर्स, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि 4 पे तो सिर्फ एक ही महाराज पैर पसारे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं बल्कि, और यहाँ पर 2 चेयर में बेचारे गरीब लोग, बाकी बचे लोग। तो पर कैपिटा जब हम लोग इनकम निकालेंगे तो इस कंट्री का ज्यादा आएगा पर कैपिटा इनकम। बट तुम्हें लगता है इनके पास ज्यादा पैसे हैं, इनके पास ज्यादा वेल्थ नहीं। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो कभी भी सच्चाई नहीं बताती है कि वहां के लोगों की कंडीशन कैसे है, वहां पे लोग खुश हैं कि नहीं। उसके लिए हम लोग को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखनी पड़ती है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि और भी फैक्टर्स को ध्यान में रख,
जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, लिटरेसी रेट, ये क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, ये तुम्हारे एग्जाम में 1 मार्कर के लिए 2 मार्कर के लिए आराम से आ जाता, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। कई बार ये मिक्स एंड मैच करके तुम्हें क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि पर 1000 जो चिल्ड्रन पैदा हुए उस साल में, उसमें से कितने लोग, हम लोगों को कितने बच्चे वहां पे पहले साल से पहले ही मर जाते हैं, उनके रेशियो को ही हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, कितने लोग 7 साल और 7 साल से अबव एज के जो कितने भी बच्चे हैं, वो कितने लोग बेसिकली लिटरेट हैं, किन्होंने किन्होंने एजुकेशन बेसिकली ली है, उसे हम लोग लिटरेसी रेट कहते हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो, 14 से 15 साल के कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, उसे हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। यहाँ पे तुम लोग को प्रॉपर एक टेबल दिखाया गया है जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो कि यहाँ पे 30 है, 7 है, 32 है। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तुम लोग को पता चल गया होगा कि जितना कम रहेगा उतना बेटर है। इसमें हरियाणा में एक साल में 1000 बर्थ में से 30 बच्चे मर जाते हैं एक साल के अंदर। बिहार में भाई 32 बच्चे मर जाते हैं। केरला में सिर्फ 7 बच्चे मर, तो ये बेटर हुआ ना। ऐसे ही लिटरेसी रेट 82% लिटरेसी रेट है, मतलब कि 7 साल या 7 साल से अबव के जितने भी लोग हैं वो 82% लोग एजुकेटेड हैं। केरला में भाई सब 94% लोग एजुकेटेड हैं। बिहार में भैया 64% लोग एजुकेटेड। ग्रेट। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो केरला है भाई वो सब में आगे जा रहा है अपना। जैसे यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो उसमें भी ये आगे गया, 83 यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि बेसिकली केरला में हम लोग केरला को एज डेवलप्ड कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं होंगी, जहां पे ये चीजें होंगी, वहां पर बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज अच्छी होंगी, स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे पब्लिक फैसिलिटीज होंगी, तभी तो ये सारी जो चीजें हैं वो डेवलप करेंगी, वो इम्प्रूव करेंगी। तो यूएन ने भैया अपना देखा और कहा कि देखो, अगर हम लोगों को देखना है कि किसी भी कंट्री में क्या हाल चल रहा है, लोग कैसे हैं वहां पे, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा वहां का ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट, जो कि यूएनडीपी निकालती है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि उसमें वो लोग देखते हैं कि एजुकेशनल लेवल कितना है लोगों का, हेल्थ स्टेटस कैसा है, और पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर सिर्फ हम लोग पर कैपिटा इनकम से करते हैं तो वो हम लोगों को एवरेज इनकम देखने को मिल जाती है, एवरेज इनकम के बेसिस में कंपैरिजन देखने को मिल। बट जब हम लोग वहां के एजुकेशनल लेवल्स को, वहां के हेल्थ स्टेटस को, फैसिलिटीज को देख के, ध्यान में रख के जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वो कंपैरिजन होता है ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट में, और जो कि पब्लिश करता है यूएनडीपी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। अच्छा, अब ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट है ना, जो ये अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम लोग एक चार्ट में लिखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग बाकी सारी कंट्रीज का ये लेखा जोखा लिखते हैं, और उसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे HDI कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं, जब हम लोग लेखा जोखा निकालते हैं, तो उसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। बट जब हम लोग उसको चार्ट में डाल के उसको कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा ऊपर है, कौन सी कंट्री नीचे, उसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इससे रैंक्स पता चलती है कि कौन सी कंट्री कितने नंबर पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है जो हमारी आसपास की कंट्री है, उसमें इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो इतना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इतना है। यहाँ पर हम लोग को 25 ईयर से अबव जो लोग स्कूलिंग में जा रहे हैं वो 6.5 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, 130वें नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, हम लोगों को पर कैपिटा इनकम कई बार देखने को मिलते हैं कुछ कंट्रीज की जो ज्यादा होती, ठीक है, बट उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कम होता है। तुम लोग को यहाँ पे भी अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है कि पाकिस्तान का जो पर कैपिटा इनकम वो तो ज्यादा है, 5005 है, बट वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में म्यांमार से नीचे आता है। तो यहाँ पर हम लोग को सामने एग्जांपल देखने को मिल गया। ये म्यांमार $4,961 पर एनम पर कैपिटा इनकम के साथ में 148 नंबर पे ही आ रहा है। ये जितना कम होगा उतना बेहतर। श्रीलंका भी हम लोगों से कुछ मामलों में आ गया। ठीक है, खैर लेटेस्ट रिपोर्ट में ये सब चेंज होने वाला है कुछ समय, ग्रेट, बट अभी तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना ही बेस्ट। सो यार, ये तो रहा अपना ह्यूमन डेवलप। जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से आते हैं, और इनको एक्सप्लेन करना रहता है अच्छे से।
और डेवलपमेंट क्या है और लोगों के लिए कैसा डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स रहता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे स्क्रीन पे टाइम टू टाइम शो हो रहे होंगे। इसमें एक टॉपिक बचता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो वही सेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को यहाँ पे भी पढ़ता है। देखना है कि एक कोड जो है जो तुमको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमारी जो रिसोर्सेज है वो कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है, हमें वो हमारे फोर फादर्स ने दिया नहीं है, बल्कि हम लोगों ने अपने आगे वाली जनरेशन से एक तरीके से उधार में लिए हैं। हम लोगों को जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है उन रिसोर्सेस, ये नहीं कि हम उन्हें एग्जॉस्ट कर दें अपनी ही जगह। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स से लोगों के, लोग अलग अलग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए। बट ये सब करते हुए भी हम लोग को ये हमेशा ध्यान में रखना रहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है क्या, वो आगे लंबे समय तक हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे ना। अगर किसी डेवलपमेंट का जो सोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हम लोग रिलाई कर रहे हैं, या फिर जो ऑयल्स वगैरह हैं जो हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं उन पे हम लोग रिलाई कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग जो डेवलपमेंट करेंगे वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे आगे चल के। कुछ समय बाद जो हमारे ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो सब आगे चल के एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जब हम लोग आगे वाली फ्यूचर्स के लिए रिसोर्सेज को बचा के चलते हैं और ओवर एग्जॉस्ट नहीं करते हैं किसी भी रिसोर्स को और डेवलपमेंट करते हैं, उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रेट, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। अच्छा, एक छोटा सा अपने दिमाग में एक बात रखना कि सऊदी अरेबिया वगैरह है ना, वहां पे उनको हम लोग डेवलप नहीं कहते, ज्यादा डेवलप नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास पैसे का एक सोर्स है जो कि है ऑयल। ऑयल से वो लोग पैसे कमाते हैं, बट उनके पास जो डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, वो उतने डेवलप नहीं है। इसी वजह से हम लोग उन्हें डेवलप्ड उतना नहीं मानते हैं, उनको डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे रखा जाता है। आगे चल के चैप्टर में हम लोग जो ये टॉपिक आएगा तो उसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ग्रेट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है, इकोनॉमी बनती किन किन चीजों से है, वो हम लोग, हमारे कंट्री में काफी लोग एंगेज्ड हैं काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर तुम एम्प्लॉयड हो तो तुम्हारे काम से देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, देश की इकोनॉमी बेटर हो रही। जैसे तुम गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसे करके तुम अगर कोई भी काम कर रहे हो ना तो उससे तुम्हारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है, और उसे हम लोग जोड़ते हैं, उसे हम लोग देखते हैं किन किन जगहों से प्रोड्यूस हो रहा है, कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग मेजर कर, किन सर्विसेज को देकर फिर कंट्री में कितनी सर्विसेज दी जा रही हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सबको भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इनके ग्रुप्स बना देते हैं कि अच्छा, अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनका एक अलग ग्रुप हो गया कि जिसमें सामान बन, सर्विसेज दी जा रही है तो उनका एक अलग ग्रुप हो गया जिसमें सर्विसेज दी जा रही है। इन सबको हम लोग अलग अलग करके कैलकुलेट करते हैं और उन एक पोर्शन को हम लोग एक सेक्टर कहते हैं। आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारे। तो देखो, अगर हम लोग अपने इकोनॉमी को देखें तो वो बनता है सामान के खरीदने से, बेचने से, सामान को प्रोड्यूस करने से, कोई सामान को ट्रांसपोर्ट करने से, कोई सामान नहीं तो सर्विसेज को ही बेचने से, सर्विसेज को ही कंज्यूम करने से इकोनॉमी बन। यहां पर अपने पास तीन इकोनॉमीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज नोन एज प्राइमरी रिसोर्स, प्राइमरी सेक्टर। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मतलब जब भी हम लोग किसी चीज को स्क्रैच से बनाते हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते, फॉर एग्जांपल जो हमारी खेती का सामान हो गया वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। हम लोगों ने गाय से दूध निकाला, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। कोल्स प्राइमरी सेक्टर में आता है। पेड़ पौधे से अगर कोई चीज हुई, लकड़ी बेचना, टिम्बर का कोई बिजनेस हुआ, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। अगर टी लीव्स प्लांटेशन का अगर कुछ काम हुआ, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। वेजिटेबल्स, फूड का कोई सामान प्रोड्यूस किया गया, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। कॉटन और जितनी भी चीजें तुम्हें उगाई जाने वाली चीजें हैं या फिर जो नेचर से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं बेसिक लेवल पर, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो इन सब चीजों में जो भी काम होंगे वो प्राइमरी सेक्टर के काम होंगे। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द सेकेंडरी सेक्टर
covers activities in which natural products are changed into other form through ways of manufacturing that we associate with the industrial activity. प्राइमरी सेक्टर के जो रॉ सामान थे ना, जो नेचुरल सामान थे जिनको एक्सट्रैक्ट किया गया था, उनको हम लोग अब प्रोसेस करके पैकेज्ड फाइनलाइज्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते। जैसे हम लोगों ने सब्जी से प्रॉपर वेज थाली बना दी, वेज पैकेज्ड खाना बना दिया, हम लोगों ने कॉटन से टेक्सटाइल प्रॉपर बना दिया, कपड़ा प्रॉपर अच्छे से बना दिया, हम लोगों ने कुछ इस्तेमाल करके आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया, उससे मशीन्स बनाई और फिर हम लोगों ने कार बना दी जो फाइनल गुड्स बन गया। लकड़ी से हम लोगों ने चेयर बना दी। तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर क्या यूज करता है? रॉ मटेरियल्स यूज करता है एज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस को यूज में लाता है, उसको प्रोसेस करता है और एक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये सब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट तो हो रहे हैं, बट ये कहां कन्वर्ट हो रहे हैं? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में ही तो तुम्हारी ये शर्ट्स बनती हैं, फिर तुम्हारे कार्स बनते हैं, तुम्हारे चेयर्स बनते हैं बड़े लेवल। तो इसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और जो प्राइमरी सेक्टर है, जो हमारा बेसिकली एक तरीके से सब उगा ही रहा है, सब नेचुरल चीजें ही हम लोग को यहाँ पर यूज में देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से हम लोग इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहाँ पर एग्रीकल्चरल आउटपुट हो, धान, गेहूं, जितने भी खाने पीने के अनाज हो गए, कॉटन, ये सारी चीजें तुम्हें नेचुरली मिल रही हैं, उगाई जा रही हैं, तो इसे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, एक सेक्टर बचता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है भैया? तो देखो, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में सामान बनाए जा रहे हैं, प्रोसेस किए जा रहे हैं। टर्शरी सेक्टर में अपने सामान कोई बनता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं बढ़ता है, बल्कि यहां पर वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके वजह से ये सारे काम हो पाते, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बस, रेलवेज के थ्रू जो तुम्हारा सामान ट्रांसपोर्ट होता है। तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे गया तो वो बढ़ा थोड़ी ना उसमें कोई चेंज आया, वो तो बस ट्रांसपोर्ट हुआ ना। तो इसमें भी पैसे लगते हैं। इसके जो पैसे होते हैं वो टर्शरी सेक्टर में गिने जाते हैं कंट्री के। तो मूवी देखने गए भैया, तुमने 150, 200, 400, 500 रुपए दे दिए मूवीज में। अब जब तुम जाओगे मूवी देखने, तो जब मूवी से निकलोगे तो खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आओगे ना, कोई सामान तो मिला नहीं, सिर्फ एक एक्सपीरियंस मिला, सिर्फ एक सर्विस मिली जो तुमने देखकर उसको अर्न किया, तुमने पैसे दिए उसके। तो वो पैसा कहां गया? वो पैसा किस में जोड़ा जाएगा? वो टर्शरी सेक्टर में जोड़ा जाएगा। कोई शॉपकीपर है जो सामान प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बस प्रोड्यूस सामान को बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो टर्शरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंप्यूटर्स वगैरह से तुम इंटरनेट पे काम कर रहे हो, पैसे अर्न कर रहे हो, तो वो तुम कैसे अर्न कर रहे हो? कोई सामान तो तुमने दिया नहीं, वो तुम टर्शरी सेक्टर में जोड़ा जाएगा, वो सारा जितना भी तुम्हारा पैसा वगैरह। तो ये होता है अपना टर्शरी सेक्टर। इसमें अगर तुम लोग ध्यान दे रहे होगे तो कोई सामान नहीं है, इसी वजह से इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये हो गए भैया अपने 3 सेक्टर्स। इसमें कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताओ ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, उसके एग्जांपल दो, सेकेंडरी, टर्शरी। ये बेसिक्स क्वेश्चन हो गए। बेसिक के अलावा तुम्हें इसमें कुछ और आगे के चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट है वो जोड़ के 2 क्वेश्चंस को साथ में जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये अपना बेसिक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग एडवांस, इस चैप्टर के आगे देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर जो तीनों सेक्टर्स हैं वो कैसे हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और हिस्ट्री वाइज कैसे वो कंट्रीब्यूट करते आ रहे थे। यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक दिक्कत अब हमारे पास आ, हम लोग ना प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स के जो गुड्स होते हैं उनको जोड़ के हम लोग अपनी पूरी इकोनॉमी बनाते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी इकोनॉमी को काउंट करते हैं कि भैया कितना का हमारा बिजनेस हुआ है। बट इसमें दिक्कत यह है कि प्राइमरी सेक्टर में मान लो बना आलू, सेकेंडरी सेक्टर में वो चिप्स हो गया, और टर्शरी सेक्टर में वो एक मॉल में जाके बिक गया। ठीक है, वो पैकेट मॉल में जाके, अब यहां पर भी ये 10 रुपए का था, 10 रुपए केजी में ये बिका, यहाँ पे आते आते ये 15 में हो गया, और जब ये यहाँ फाइनल बिका तो ये 20 रुपए में। अब ये बात सोचो कि अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो एक ही सामान को हम लोग क्या कई बार जोड़ेंगे? कि उसे प्राइमरी सेक्टर में भी आलू जोड़ दिया, सेकेंडरी सेक्टर में चिप्स जोड़ दिया, टर्शरी सेक्टर में मॉल में रखी हुई चिप्स जोड़ दिया, ऐसा तो करेंगे नहीं। ये होता है कैलकुलेशन में कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को रखते हैं कैलकुलेशन। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही रखा जाता है जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त। जीडीपी क्या है आगे बताता हूं। देखो, जो भी हम लोग इकोनॉमी को ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इससे हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस देखने को मिलता है कि आखिर कितना प्रोड्यूस हुआ, कितनी कंट्री ने प्रोडक्शन की, कितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रहा उस साल का।
तो इन तीनों को जोड़ के हम लोग जीडीपी बनाते हैं। जीडीपी बस एक हमारे पास एक नंबर रहता है जिससे हम लोग देखते हैं कि आखिर कितना हमने ट्रांजैक्शन किया है, ये करोड़ों में रहता है। एंड उसी के बेसिस पे हम लोग कंट्री को जज करते हैं, कंट्री को देखते हैं, कंट्री को कंपेयर करते हैं कि किस कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रखा है। कंट्री को कंपेयर करने के और भी अलग अलग हम लोगों के पास तरीके हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग को ये देखना है कि जीडीपी हम लोग निकालते हैं, इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, सो ये अपना हो गया जीडीपी का प्रोसेस। तो इसमें हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को रखते हैं। जैसे आलू की जो ये फाइनल 20 रुपए में जो आलू बिका, तो हम लोग अपने जीडीपी में ये 20 रुपए का ही नाम रखेंगे, 20 रुपए को ही जोड़ेंगे। बाकी जो 10 और 15 रुपए हैं ये हम लोग नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये 10 और 15 रुपए ऑलरेडी इस 20 रुपए में हैं, जुड़े हुए हैं, तभी तो ये 20 रुपया बना है। तो हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि हम लोग फाइनल क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो प्राइस है वो ऑलरेडी जुड़ा रहता है टर्शरी में, मतलब फाइनली जब भी कोई प्रोडक्ट बिक रहा है उसमें। ठीक है, ग्रेट। तो जो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है उसका जो दाम होता है उसे हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम लोग इकोनॉमी में जोड़ते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट। अब हम लोग जब इनको जोड़ देते हैं तो अपनी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है ऑफ अ कंट्री। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये हमें बताता है कि आखिर उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितनी फ्लरिश्ड है, कितनी अच्छी है। इससे हम लोग देख सकते। अब देखते हैं हम लोग हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। पहले के टाइम पर जो एग्रीकल्चर था हमारा वो डेवलप करता था। हम लोग एग्रीकल्चर से ही अपनी इकोनॉमी को में एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता। फिर कुछ सालों बाद हुआ कि जो एग्रीकल्चर के आउटपुट थे उसे हम लोगों ने पैकेज करना शुरू कर दिया, उसे हम लोग प्रोसेस करके इस्तेमाल करने लग गए। तो इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा काम इंडस्ट्रीज करने लग गई वर्ल्ड की इकोनॉमी में, कि इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ काफी ज्यादा हो गया और अपनी सेकेंडरी सेक्टर चल पड़ी। लेकिन पिछले 100 सालों में हम लोगों ने देखा है कि सेकेंडरी सेक्टर से भी अपना जो सामान था वो शिफ्ट होके आ चुका है अब प्राइमरी सेक्टर पर, सॉरी टर्शरी सेक्टर। जो अपना टर्शरी सेक्टर है वो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। क्यों? क्या इसमें कौन सी बात है कि टर्शरी सेक्टर क्यों इतना ग्रो कर रहा है? इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसको देखने से पहले हम लोग इंडिया में देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का क्या सीन है। देखो, प्राइमरी सेक्टर 1973 से 74 का यहाँ पर डेटा है, जो कि तुम्हें यहाँ पे बार ग्राफ में देखने को मिल रहा है। ब्लू है प्राइमरी सेक्टर, रेड है टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और ग्रीन है टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ पर बहुत कम प्रोड्यूस है, लेकिन प्रोड्यूस कम होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है यहाँ। अब हम लोग अभी 13-14 का देखें अगर हम लोग बार ग्राफ, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उससे ज्यादा है, एंड टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा है। ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो उसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि किसी भी कंट्री में, किसी भी अच्छी वेल डेवलप्ड कंट्री में हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, टेलीग्राफ सर्विसेज होती हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ये सारे काम करवाए जाते हैं। ये सब कामों में कोई सामान प्रोड्यूस नहीं होता है, इसी वजह से इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर में जाता है। सो सर्विस सेक्टर किसी भी डेवलप कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसी से ही पूरी कंट्री चल पाती है। ये बेसिक फीचर्स है ना, किसी भी कंट्री में बेसिक नीड्स हैं। तो जब कोई कंट्री डेवलप हो जाती है तो वो इन नीड्स को पूरा करने लग जाती है। इंडिया भी क्योंकि डेवलपिंग है, हम लोग अच्छे खासे पोजीशन में हैं वर्ल्ड में, इसी वजह से हम लोग भी इन सब टर्शरी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और हमें ज्यादा आउटपुट देखने को मिलता है। सेकंड, टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये दोनों जितना ही काम करते हैं, जितना ही आउटपुट देते हैं, इनसे टर्शरी सेक्टर में भी डिमांड बढ़ता है। एग्रीकल्चर में अगर तुम काम कर रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर को भी काम फायदा पहुंच रहा है। सेकेंडरी सेक्टर के प्रोड्यूस टर्शरी सेक्टर से ही तो बिकते हैं। बात तो सही है। प्राइमरी सेक्टर में भी टर्शरी सेक्टर का काफी यूज होता है। जो किसान है वो बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जाता है, किसान के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, किसान अगर कहीं जा रहा होता है तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जितना ही डेवलप करेगा
टर्शरी सेक्टर उसी के साथ में उतना डेवलप करेगा, इसी वजह से टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इनकम जो लेवल जो राइज होता है लोगों का, अगर एग्रीकल्चर हो गया या फिर इंडस्ट्री हो गया, कोई भी भाई इंडिया में, कंट्री में, किसी भी कंट्री में अगर पैसा बन रहा है किसी भी सेक्टर से तो इंसान पैसा उड़ाता है। अभी के टाइम पर टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है। तुम्हारे बिजली के बिल से लेके, तुम्हारे फोन के इंटरनेट के रिचार्ज से लेके, तुम्हारे जो मूवीज देखने जाते हो वहां से लेके, तुम्हारे कॉलेज की स्कूल की जो फीस दी जाती है वहां से लेके, ये सब काम तुम्हारे टर्शरी सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब काम भी टर्शरी सेक्टर को के लिए इंपॉर्टेंट है। टर्शरी सेक्टर से ये काम बेसिकली होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जितना ये ग्रो करेगी हमारी कंट्री, उतना ज्यादा टर्शरी सेक्टर पे अब बेसिकली उसका प्रोडक्शन होगा, टर्शरी सेक्टर का उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा। फोर्थ, लास्ट डिकेड में हम लोग देखते हैं कि नई नई सर्विसेज हम लोग को देखने को मिलती है आईटी सेक्टर में। जैसे मैंने कहा, मोबाइल रिचार्ज करवाना, इंटरनेट यूज करना, ये सारी चीजें टर्शरी सेक्टर में इंप्रूवमेंट ला रही हैं और वो वक्त के साथ साथ काफी बढ़ते जा रही हैं। सो इसी वजह से ये अपना फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि टर्शरी सेक्टर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि 1778 में एग्रीकल्चर में लोग काफी ज्यादा थे, बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में, बट अभी भी एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा लोग हैं। देख रहे हो, इतने ज्यादा लोग अभी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे पड़े हैं। टर्शरी सेक्टर जो अभी के टाइम पर देख रहे हो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है जीडीपी में, बट यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है सिर्फ इतने लोग ही इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। सो और यहां पर देखो 44 जो हमारे लोग हैं, 44% लोग जो है वो दिन जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूट कर पा, समझ रहे हो। तो मतलब कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसमें जो लोग हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ हम लोग को ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं हमारे जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं वो बेचारे बहुत ज्यादा तादाद में हैं, फिर भी वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कम्मो? क्या प्राइमरी सेक्टर वाले अनएम्प्लॉयड हैं? क्या प्राइमरी सेक्टर वाले मेहनत लगा के काम नहीं कर रहे हैं? देख लेते हैं चलो इसका आंसर। देखो, अभी के टाइम पर जो टर्शरी सेक्टर, उसमें जो एक जनरल आदमी है, कोई भी आदमी है, वो काम करता है एंड काम करके वो पैसे अर्न करता है। बट अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल दें तो प्राइमरी सेक्टर में अभी के टाइम पर बहुत ही ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भैया? तो जब कोई वर्कर, जब भी कोई एम्प्लॉय अपने एबिलिटीज जितना काम नहीं करता है तो उसे हम लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हें एक एग्जांपल दिया गया है एक मैडम का, लक्ष्मी मैडम का, जो कि ये कहते हैं कि वो अपने फार्म में, उनका बहुत छोटा सा लैंड है, उसी में वो लोग खेती करती हैं, उनकी पूरी फैमिली उसी में खेती करती है। अब पूरी फैमिली कर रही है और सिर्फ 1 सीजन 2 सीजन तक खेती होती है उस खेत में, बट पूरी फैमिली उसी में लगी हुई है। तुमको क्या ऐसा लगता है कि वो उनके फैमिली के जो टोटल आउटपुट है, इतने सारे लोग हैं, 3 4 5 लोग जो हैं उसमें, क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं? क्या उतने लोगों की जरूरत है छोटे से पैच ऑफ लैंड में काम करने के लिए? तो इसका आंसर आएगा नहीं। अगर उनके फैमिली में से 1-2 लोग काम करना छोड़ भी दें तो भी वहां पर उतना ही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आउटपुट तो डिसाइडेड है, वो उतने छोटे से लैंड से तुम्हें ज्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि लेबर जो है वो अपने फुल एफर्ट में, अपने फुल एबिलिटीज में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उतना काम ही नहीं है। इसी वजह से इसे हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो छुपी हुई है, क्योंकि लोग अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, लोग एम्प्लॉयड तो हैं बट अंडर एम्प्लॉयड है, वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे। और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काफी देखा जा रहा है, काफी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं एक तरीके से। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट अदर सेक्टर्स में भी होता है, बट ज्यादातर हम लोग को प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलता है। अब आओ हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। जब हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बात की कि भाई एम्प्लॉयमेंट तो बहुत कम है, अंडर एम्प्लॉयड है, तो आखिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्या? सो एक एक करके हम लोग देखते हैं, जो कि क्वेश्चन तुम्हारा आता है, इन व्हाट वेज वन कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। गवर्नमेंट क्या क्या काम करे, लोग क्या क्या काम करें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो इसका पहला पॉइंट होगा कि भाई डैम बनवाओ, डैम, कैनाल्स, ये सब बनवाओ जिससे इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़े। इरिगेशन प्रॉपर फैसिलिटीज बढ़ेगी तो लोग
एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उनको इरिगेशन के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ में जब ये तुम डैम बनवाओगे, जब ये इरिगेशन वगैरह के लिए कैनल्स वगैरह बनाओगे, तो उसमें भी लोगों को काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इससे लोगों को पैसा मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट ना ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वेस्ट कर सकती है, अच्छी सड़कें बना सकती है, अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि जो प्रोड्यूस हुआ है, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, जो इंडस्ट्रीज में बना है, वो तेजी से इधर उधर जा सके। कई बार हम लोगों ने देखा ना कि जो हमारा शुगर केन, उसे अगर टाइम से मिल में ना पहुंचाओ तो उसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। वही अगर हम लोग देखें कि अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अगर अच्छी होगी तो हम लोग तुरंत वो करवा पाएंगे, तुरंत उसको भेज पाएंगे, जिससे आउटपुट ज्यादा आएगा, कंट्री में डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, लोकल बैंक्स जो है उन्हें हम लोग बेसिकली पहुंचा सकते हैं गांव गांव में, देहात देहात में, जहां पे अनपढ़ लोग भी वहां पे लोन का फायदा उठा, वो डेब्ट ट्रैप में ना फंसे, वो लोग अपनी प्रॉपर जो दिक्कतें हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में उनको दिक्कतें महसूस होती हैं, उससे निकल पाए। ये करने के लिए उन्हें हम लोगों को लोन, फॉर्मल सेक्टर से लोन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को लोकल बैंक्स की मदद लेनी पड़ेगी, उन्हें खुलवाना पड़ेगा। हम लोगों को जो रूरल एरियाज हैं वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हो गए अगर हम लोग ये काम करते हैं तो, क्योंकि बैंक्स में भी लोग जाएंगे, काम करेंगे, बैंक से भी एम्प्लॉयमेंट आएगी, और फिर जो लोन्स दिए जाएंगे उससे लोग अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे, लोग अपनी एग्रीकल्चरल सामान खरीद पाएंगे, इक्विपमेंट्स खरीद पाएंगे, सीड्स खरीद पाएंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सारे सामान खरीद पाएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज खुलवाई जा सकती है। कोल्ड स्टोरेज क्या होती है? बेसिकली गोदाम बड़े बड़े जहाँ पे ठंडा इन्वायरमेंट रहता है, जहाँ पे रेफ्रिजरेटेड इन्वायरमेंट रहता है, जिससे सब्जी वगैरह, अनाज वगैरह खराब नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो एग्रीकल्चर तो अपना अच्छे से कर लेते हैं, आउटपुट आ जाता है, बट हार्वेस्टेड क्रॉप्स को नहीं बचा पाते हैं, बारिश में सड़ जाता है या फिर सूख जाता है। उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज खुलवा सकती है, जिससे कि जो हमारा सामान है वो वेस्ट ना हो। अभी के टाइम पर फैक्चुअली हमारी 51% जनता जो 5 से 29 साल के बीच में है वो अनएजुकेटेड है, वो पढ़ाई नहीं जा रहा है, इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है सर्विस सेक्टर वाला, कि स्कूल खुलेगा तो स्कूल बनने में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बुक्स छापने वाले को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये सारे काम हमारे रुक जाते हैं जब हम लोग हमारे बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जाते हैं। तो नीति आयोग के एक कमीशन ने यह बताया कि 20 लाख जॉब्स अभी भी क्रिएट की जा सकती हैं एजुकेशनल सेक्टर से सिर्फ और सिर्फ। तो ये इस पे हम लोग बैक ऑफ कर रहे हैं, इसमें हम लोग को दिक्कत हो रही है, इससे हम लोगों को करना, इससे हम लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा सकते। टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट का प्रमोशन, न्यू सर्विसेज, IT वगैरह में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए हमें, जिससे हमारी इकोनॉमी। अब देखो ये सारे जो काम है ना, ये लॉन्ग टर्म है, इनको इम्प्लीमेंट करने में काफी समय लगेगा। शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट तो सबको चाहिए ना, खाना पीना तो सबको लगता है, सबको पैसे की जरूरत है, राइट टू वर्क तो अधिकार है भाई सबका, काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, वरना भूखे मरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इसको एक्नॉलेज करती है कि गलती हमारे साइड से है, ये सारे काम हम लोगों ने अब तक नहीं करवाए, हम लोग कर रहे हैं, पर जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक गवर्नमेंट ने 625 डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा स्कीम लॉन्च की है। 2005 में लॉन्च हुआ था, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बताने को आ जाता है कि बताओ मनरेगा स्कीम है क्या। मनरेगा स्कीम का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका मतलब जो हमारा जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, जो गांव का इलाका है, वहां पे 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर काम होगा तो काम होगा, काम नहीं होगा तो तुम्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। मतलब देखो साल में 100 दिन तक तुम्हें एम्प्लॉयमेंट की गारंटी गवर्नमेंट के तरफ से मिलती है। गवर्नमेंट तुम्हें कहीं आसपास नहर बन रहा है, गांव बन रहा है, कुछ ब्रिज बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बन रहा है, तो वहां पे तुम्हें काम देगी, तुम वहां पे जाके काम करोगे। एंड अगर इन केस वहां पे कुछ काम ऐसा नहीं हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा है, तो फिर भी तुम्हें गवर्नमेंट 100 दिन का पेमेंट देगी एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो मतलब 100 दिन का तुम्हारा गारंटीड है कि तुम्हें काम मिलेगा ही मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो पैसा तो मिलेगा ही। इसे ही कहते हैं मनरेगा 2005 की स्कीम, एंड इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। अब एक हमारा और डिवीजन है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर। हम लोगों ने काम पे बात कर रहे हैं ना कि काम, जो हमारे काम है, एम्प्लॉयमेंट है, ये देनी चाहिए।
तो देखते हैं किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि बताओ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस। दो एग्जांपल देखो, कमल और कांता मैडम है। कांता मैडम जाती हैं 9:30 से 5:30 तक ऑफिस जाती हैं, फिर आ जाती हैं घर। उन्हें प्रॉपर सैलरी मिलती है, उन्हें प्रोविडेंट फंड्स मिलते हैं, अपने सैलरी के अलावा उन्हें अलावेंस मिलता है, मेडिकल अलावेंस मिलता है, लीव्स मिलती है, छुट्टी मिलती है। संडे को वो घर पे ही रहती हैं, घर पे रहते हैं, फिर भी उन्हें पेड लीव्स दी जाती हैं, उनको प्रॉपर पैसा मिलता है। वहीं कमाल मैडम जो है, अपने कमाल सर, वो आते हैं सुबह 7:30 बजे और रात के 8 बजे तक घिस घिस के काम करते हैं, एंड फिर भी जिस दिन काम पे नहीं आते हैं उस दिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि कब मालिक निकाल दे उनको काम से, उनको कितना काम करना है ये भी फिक्स नहीं है, ओवर टाइम होता है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टाइप के काम है, ये हमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बता। कांता मैडम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, उनका जो भी काम है वो सब सही है, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम चल रहा है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? ऐसे जॉब्स जो कि रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने जिन्हें रजिस्टर किया है, जहां पर लॉज फॉलो होते हैं, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट का सुपरविजन हमेशा रहता है उस जॉब्स पर, उस एम्प्लॉयड पर्सन। अगर उस एम्प्लॉयड पर्सन के साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट उसकी मदद करती है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सब इसमें होते हैं। ये सारे कानून यहाँ पे लागू होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तुम्हें प्रॉपर पैसा दिया जाता है, प्रॉपर सैलरी मिलती है, मिनिमम वेजेस तुम्हें कितनी होगी ये प्रॉपर चेक किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तुम्हें प्रॉपर जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स होते हैं, एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, छुट्टी, पेड लीव्स वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये सारे काम ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, कोई तुम्हें ऐसे निकाल नहीं सकता है बिना फर्दर नोटिस के, बिना प्रायर। ठीक है, वहीं अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इसका सब कुछ उल्टा होता है। ना गवर्नमेंट की सुपरविजन होती है, ना कोई पेड लीव वाला यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, ना ही कोई यहाँ पर हमारा दूसरा मतलब ना फिक्स आवर्स होते हैं, ना हमारी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर रहती है, कभी भी कोई भी निकाल सकता है। ओवर टाइम करवाया जाएगा लेकिन पैसे नहीं दी जाएगी, पेड लीव्स नहीं होती है, हॉलीडेज नहीं होते हैं, सिकनेस लीव नहीं होती है। अगर सिक बीमार पड़ के तुम नहीं आओगे काम पे तो काम पे क्या पता तुम्हें निकाल दिया जाए। कम पैसे दिए जाते हैं, प्रॉपर पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि आखिर इनको इम्प्रूव कैसे किया जाए। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट है तो उन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। आओ देख, सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। पहला काम ये कर सकती है कि जो अपनी काम है, जो गवर्नमेंट के अपने काम है, जैसे सीड्स प्रोवाइड करवाना, उनकी टाइमली डिलीवरी करवा देना, एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करवाना, क्रेडिट लोन प्रोवाइड करवाना, स्टोरेज फैसिलिटी करवाना, मार्केट आउटलेट्स डिसाइड करवाना कि भाई अगर कोई किसान है, उसने सामान उगाया, उसने कोई क्रॉप उगाई तो उसको वो बेचेगा कहाँ पे, बेचे तो सही दाम उसका डिसाइडेड हो, ये ना हो कि उसको सस्ते दामों में अपना जो सामान है, सीड है, वो बेचना पड़े। तो गवर्नमेंट इसको इंश्योर करती है कि ये सारी दिक्कतें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको ना हो। ठीक है, तो ये इंश्योर किया जाता है। अर्बन एरियाज में देखा जाता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहां पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल्स के इकट्ठा करने में। जैसे अगर तुम लोग कोई मान लो, अगर तुम जैसे कोई जूता बनाने की तुम कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हो तो लेदर वगैरह कहाँ से प्रोवाइड होगा, वो सही रेट पे तुम्हें मिले और उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, ये सब चेक एंड बैलेंस ये सब देखने का काम करती है हमारी गवर्नमेंट। तो ये जितना ज्यादा करेगी उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। साथ साथ में जो हमारा जो सेक्टर है वो और भी हम लोग इसमें इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, जैसे लो पेड वर्क्स और इरेगुलर काम को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट सोशल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करती है, सबको इक्वालिटी का अधिकार देती है, जिससे किसी को इस रीजन की वजह से ना निकाला जाए काम से, इस रीजन की वजह से ना कम पैसे दिए जाएं कि वो सोशली डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी से आता है। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट राइट टू इक्वालिटी एक्ट निकालती है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन निकालती है। वो लोग गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लोग हैं उन्हें ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले, फ्रॉड के अगेंस्ट उन्हें कवरेज मिले, पुलिस में जाएं तो उनका पुलिस काम करे। ये सारे काम यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए वो ये थे कि आखिर गवर्नमेंट कैसे
जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये सारे काम करके कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि ओनरशिप के बेसिस पे हम लोग कैसे अपनी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, कैसे सेक्टर्स को डिवाइड। तो देखो, ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होता है। ये हम लोगों ने इन जनरल वे हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर होता है जो बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट हैं। प्राइवेट सेक्टर होता है जो बेसिकली इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं उनकी प्रॉपर्टी। सो हमारे सोसाइटी में दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत। गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें प्रॉफिट के लिए वो लोग काम नहीं करते हैं। जो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें मिनिमम फीस में तुम्हारा इलाज हो जाएगा, सारे टेस्ट वगैरह हो। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर जाओगे तो अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी बट कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये दोनों सेक्टर कंट्री की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग सब चीजों को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि अगर हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारा जो पैसा है वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में पैसे बढ़ा देंगे। इसी वजह से बेसिक जो ह्यूमन नीड्स है जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब की गारंटी हमारी पब्लिक सेक्टर्स में आ जाती है। पानी है तो वो तुम्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगा। ये नहीं कि तुम प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने अभी पानी नहीं दिया है, वो कुछ लग्जरी में तुम्हें बॉटल्स मिल जाती हैं, बट वो अगर वो ना मिले तुम्हें तो गवर्नमेंट तुम्हें सस्ते दाम में पानी सप्लाई करती है ना। सो बेसिकली ये सब काम अगर प्राइवेट सेक्टर करने लग जाएंगे तो उन्हें पैसे की लालच, उन्हें जो बेसिक सामान है उसको वो बड़े दामों में बेचेंगे, जिससे कि जो गरीब लोग हैं वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेट। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो की जा सकती हैं, जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करे, लोगों को बेसिक जो नीड्स हैं वो सस्ते दामों में प्रोवाइड कर। अभी हम लोग देखते हैं तो हमारी आधी से ज्यादा जो हमारी आधी पॉपुलेशन है वो जो बच्चों की है वो माल नरिश्ड है, उनको खाना नहीं मिला है। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट हमारी उड़ीसा में 40 है, मतलब हर 1000 बच्चों में से 40 बच्चे मर जाते हैं। मध्य प्रदेश में 48 है। तो इन सबको कम करवाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को ये जो फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, स्कूलिंग फैसिलिटीज है, ये सब इंप्रूव करवाने की जरूरत है, जिससे ओवरऑल हमारी कंट्री में ग्रोथ हो पाए। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, अगर हम लोग सस्ती हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमारी कंट्री में कौन सा इंप्रूवमेंट होगा, जीडीपी में कैसे इंप्रूवमेंट होगा। अगर इसको आंसर करने की मुझे अभी भी जरूरत है तो वीडियो दोबारा देखो, ये वाला पोर्शन जिसमें मैंने बताया था कि हर सेक्टर को सर्विस सेक्टर की जरूरत है। हर सेक्टर सर्विस सेक्टर की वजह से ग्रो करने लग जाता है। किसान भी इलाज करवाने जाएगा तभी तो वो काम कर पाएगा। तो अगर हम लोग सम अप करें इस पूरे चैप्टर को तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसे हम लोग अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करते हैं एंड उसे हम लोग एक एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेक्टरी और सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी में सारा बेसिक जो हमारी गुड्स डेवलप होते हैं, नेचुरल जो हमें मिलते हैं, उनको हम लोग रखते हैं। सेकेंडरी में हमारे इंडस्ट्रियल होते हैं और टर्शरी में हमारा सर्विस सेक्टर होता है। ये सब क्या है हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, वो हम लोगों ने देखा। और एंड में हम लोगों ने ये देखा कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर क्या होता है और उसमें गवर्नमेंट का क्या योगदान होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तुमको अच्छे से ये करना है और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ग्रेट, अब देखते हैं अपना छोटा सा प्यारा सा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। थर्ड चैप्टर है ये, स्टार्ट करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई एक जूते बनाने वाले हैं, उन्हें चाहिए गेहूं और गेहूं वाले को जूता नहीं चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। सामान के बदले सामान लिए जाने को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। तुम्हारे पास जो सामान है वो मुझे चाहिए और मेरे पास जो सामान है वो तुम्हें चाहिए, तो हम दोनों अपने सामान को एक्सचेंज कर लेंगे। इसमें दिक्कत क्या थी कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत थी। भाई जो चीज मुझे चाहिए वो तुम्हें चाहिए, तभी ये प्रॉपर एक्सचेंज हो पाएगा, वरना इन भाई साहब की तरह नहीं हो पाएगा एक्सचेंज। इन्हें भाई जूता नहीं चाहिए था, मैं क्या करूंगा, जूता क्या मेरे पास ऑलरेडी है। तो अब ये एक्सचेंज कैसे होगा, इनके पास गेहूं है, ये ना ये बिकेगा और ना इनका जूता बिक पाएगा। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इनके बीच में ले आया एक मीडियम जिसका नाम रख दिया मनी। मनी से क्या होता है कि ये भैया अपने जूते बेचेंगे, किसी को भी फलाने ढमकाने किसी को भी अपना जूता बेचेंगे तो पैसे में बेचेंगे और पैसा अर्न कर लेंगे। इनके पास जब पैसा रहेगा तो पैसे से फिर जब ये सामान खरीदेंगे
तो फिर उनको ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये जो दिक्कत है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया जाएगा। ऐसे ही जब ये जूता मेकर के पास, शू मेकर के पास जब पैसे आ जाएंगे तो वो उस पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। वो पॉट खरीद सकता है, वो जूते खरीद सकता है, जो उसका मन करे। अभी के टाइम पर ऐसे ही तो हमारी सोसाइटी चल रही है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से छुटकारा पाने के लिए मनी का इजाद हुआ, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। यही है इस टॉपिक का मतलब। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बताओ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बार्टर सिस्टम, ये क्या है और मनी क्या है? तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है अपना। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देख लेते हैं भाई। मनी भी कई कई टाइप का होता है। अभी हम लोग के पास करेंसी चलती है। करेंसी मतलब जो हमारे बैंक नोट्स होते हैं, बैंक नोट्स, कॉइन्स, इन सबको हम लोग करेंसी कहते हैं। करेंसी में हम लोग देखते हैं कि वहां की किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट एक करेंसी निकालती है अपनी खुद की, और वहां पर एक नेशनल करेंसी बनाई जाती है। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करती है, करेंसी नोट्स और कॉइन्स यहां पर बनाए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और यहां पर यह भी रूल है कि कोई और नहीं बना पाएगा। तुम भाई अपने गली मोहल्ले में ये नहीं कि ये मेरा नोट है, ये मेरा सिक्का है, ये नहीं चला पाओगे। तुम्हें डायरेक्ट गवर्नमेंट से पैसे लेने पड़ेंगे, सिर्फ उन्हीं के नोट्स चलेंगे और किसी के नोट्स नहीं चलेंगे और किसी ऑर्गेनाइजेशन के नोट नहीं चलेंगे। और कोई भी, ये प्रावधान है कि कोई भी उस मनी को लेने से इनकार नहीं कर सकता है कि भाई मुझे नोट्स में पैसे नहीं चाहिए। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। सबको हर जगह जो मनी है वो लेना पड़ेगा और चलेगा। सो इससे गवर्नमेंट जो होती है वो ये इंश्योर करती है कि मनी वैलिड रहे, मनी की वैल्यू रहे, ठीक है। वरना क्या है, मनी क्या है? मनी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही तो है। जब तक गवर्नमेंट, जब तक आरबीआई उस पर ये ठप्पा नहीं लगाती है कि मैं धारक को 10 रुपए अता करने का वादा करता हूं, तब तक उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वरना वो तो एक कागज का टुकड़ा ही है, ठीक है। सो मनी हमारे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और हमारी कंट्री में करेंसी इशू करने का काम आरबीआई करती है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कोई बैंक नहीं है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। हर कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो बाकी सभी गवर्नमेंट के जो बैंक्स हो गए, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी तुम लोग को यहां पर भले ना पढ़ाया गया हो, बट अपने दिमाग में रख लो, आंसर राइटिंग में अच्छा इससे लिख पाओगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री में, जो वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो करती है, वो बनाती है, उसको रन करवाती है, यूनियन गवर्नमेंट। बेसिकली ये एक पब्लिक फिगर होता है। यहां पर इंडिया में है आरबीआई। आरबीआई, इसको बैंक्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है। बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक भाई, पापाओं का पापा। तो ये हो गया अपना आरबीआई। इसके नीचे आते हैं अपने कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स हो जाते हैं जो बेसिकली जो तुम लोग अभी देखते हो, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स के एग्जांपल हो जाएंगे। और ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं जिन्हें कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, एंड वो भी एक टाइप का बैंक ही होते हैं, ठीक है। आगे चल के तुम लोग उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे। सो ये सारे जो अपने बैंक्स हो गए वो उसके नीचे आएंगे। सो तुम लोग को प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो करेंसी इशू करने का काम अपना आरबीआई करती है। अब यहां पर एक टॉपिक आता है डिपॉजिट्स विद बैंक। जो तुम्हारे पास पैसा है वो तुम्हारे पास सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा जल सकता है, पैसे में पानी पड़ सकता है, तुमसे गुम हो सकता है, कोई चोरी कर सकता है। ये सारे रीजंस हैं। इसी वजह से पैसा रखना एक तरीके से तुम्हारे लिए रिस्की मामला है। अब तुम्हारे जेब में जो 10 रुपए हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब आगे चल के करोड़ों के ट्रांजेक्शन करोगे ना, तब तुम्हारे लिए काफी हेक्टिक हो जाएगा कि भैया ऑटो भर के पैसा कैसे पहुंचे। तो ये वाली दिक्कत को सॉल्व करता है हमारा बैंक। बैंक एक मीडियम का काम करता है जो कि पैसे को अपने पास रख लेता है। बैंक एक, तुम लोग समझ सकते हो, स्टोर हाउस ऑफ मनी है जहां पर हम लोग पैसा रख देते हैं, एंड तुम्हें एक अपना एक प्रॉपर कार्ड मिल जाता है, अपना एक अकाउंट मिल जाता है, और ये श्योरिटी मिल जाती है कि तुम्हारे इतने रुपए वहां पे जमा है। किसी भी एटीएम से तुम अपने पैसे अपने मन मुताबिक निकाल सकते हो। अब क्योंकि मैंने पैसे जमा किए हैं बैंक में, तो वो एक डिपॉजिट हुआ। डिपॉजिट को ही जमा करना कहते हैं। और जब मैं चाहूं तब उसे निकाल सकता हूं। तो मैं अपने डिमांड से अपने पैसे निकाल रहा हूं, अपने डिमांड से अपनी डिपॉजिट निकाल सकता हूं, तो उसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो बैंक में हम लोग डिमांड डिपॉजिट करते हैं और फिर बैंक से हम लोग पैसे निकालते हैं जब हमारा मन करता है। अब कई बार क्या होता है कि तुम्हारे बैंक में पैसे जमा है और तुम्हें करने हैं करोड़ों के ट्रांजैक्शन।
तो भले ही तुम्हारे पैसे जमा हैं, तुम दूसरे स्टेट में जाके एटीएम से निकालोगे तो वो भी तो हेक्टिक हो जाएगा कि पैसे लो फिर उसको किसी को दो, तो ये काफी हेक्टिक हो जाता है। इसी वजह से एक नया फॉर्म ऑफ हम लोग को पेमेंट देखने को मिलता है जो कि है चेक के। चेक बेसिकली एक पेपर है जिसमें ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये बताया जाता है कि मेरे बैंक से पैसे निकालकर फलाना के बैंक में पैसे डाल दो, इतने पैसे डाल दो, ठीक है। सो अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। समझ में आया? चेक बेसिकली बताता है कि मेरे बैंक से इतने पैसे निकाल के दूसरे को दे दो। ये जनरल सी बात है। ये चेक ऐसा दिखता है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नंबर होता है, यहाँ पे ब्रांच कोड और ब्रांच का नाम होता है, चेक नंबर होता है और बैंक के कोड्स होते हैं जो मशीन्स वगैरह रीड करती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा मनी होता है, उस मनी को वर्ड्स में लिखना रहता है, यहाँ पे नाम लिखा जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा इंफॉर्मेशन हो गया चेक का। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1-2 मार्क्स के लिए कि बताओ चेक में चेक क्या होता है एंड फिर उसको कौन इश्यू करता है। सो बेसिकली चेक ऐसा दिखता है और 1-2 बार तो क्वेश्चंस भी आ गए हैं कि बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग चेक और डिमांड डिपॉजिट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। देखो हमारे पास जो पैसे हैं वो हम लोग बैंक में रख के आ गए, पर बैंक क्या खाली बैठा रहेगा उस पैसे के साथ? नहीं, बैंक खाली नहीं बैठता है। हमारे पैसों को बैंक लोन के तरीके से बेचता है। लोन में अगर किसी को चाहिए तो वो बैंक देता है। इसको इस चार्ट से समझ। देखो हम लोग को पैसा जमा करना होता है तब हम लोग बैंक के पास जाते हैं, और एक और बार हम बैंक के पास जाते हैं जब हमको लोन लेना होता है, पैसे की जरूरत रहती है। दोनों काम में बैंक हमारे हेल्प करता है। तो बैंक एज अ मीडियोकर काम करता है डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में। डिपॉजिटर्स भाई अपना पैसा जमा करते हैं बैंक, और बैंक उसी पैसे को लोन्स के फॉर्म में देता है बोरोवर्स को। जिनको लोन चाहिए वो बैंक से पैसे ले लेंगे और फिर वो अपना लोन का काम करेंगे, एंड जो बोरोवर्स होते हैं वो कुछ समय बाद लौटा देते हैं पैसे बैंक को विथ इंटरेस्ट, प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ में लौटाते हैं, ब्याज के साथ में लौटाते हैं। एंड बैंक जो जिन लोगों ने पैसे अपने जमा कर रखे हैं उन्हें प्रॉफिट में से कुछ परसेंट इंटरेस्ट के साथ वापस दे देता है उनके अकाउंट में पैसे। समझ रहे हो? जब तुम लोग बैंक में पैसे जमा करते हो तो वो उतना नहीं रहता, वो साल में बढ़ता रहता है 2% 4% से वो बढ़ता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। बैंक तुम्हें पैसा जमा करने के लिए बेनिफिट देती है कि अच्छा तुम पैसे जमा करोगे तो हम पैसे तुम्हारी थोड़े थोड़े बढ़ाते भी रहेंगे। बट बैंक का क्या उससे नुकसान हो रहा है? नहीं, उसका तो बल्कि प्रॉफिट होता है, उसका उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि तुम्हारे ही पैसे वो देती है लोन्स में। और इसका एक तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि जब वो वापस लेती है लोन लेने वालों से, वो 15% 16% ज्यादा पैसे लेती है, 15-16% टैक्स लगाकर पैसे वापस लेती है, एंड तुम्हें बस 2-4% इंटरेस्ट पे वो पैसे एक्स्ट्रा बढ़ा के देती है। तो बाकी ये जो 8-10% हो गया वो उसका मार्जिन हो जाता है, वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। अब तुम लोग सोचोगे कि भैया बैंक सिर्फ इतना काम करता है और सिर्फ इतना 8-10% का प्रॉफिट ले रहा है तो चलता कैसे है? इतने बड़े बड़े ब्रांचेस कैसे हैं? तो भाई हजारों करोड़ में रोज ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उन हजारों करोड़ का जो 10% अगर तुम लोग देखोगे तो वो भी करोड़ों में रहता है, ठीक है। तो इससे बैंक को काफी अच्छा खासा भी प्रॉफिट होता है, उसी से वो अपने जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी देती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। पहले के टाइम पर क्या हुआ कि जो बैंक से उन्होंने काफी धड़ल्ले से पैसा देना शुरू कर दिया, तो आरबीआई ने कहा देखो कंट्रोल करो, कंट्रोल मजनू, इतना ज्यादा पैसा दे दोगे तो जब डिपॉजिटर्स को पैसा निकालना होगा, क्या पता कोई जरूरत पड़ गई तो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा इनका। तुमने तो बोरोवर्स को दे दिया ना, तुमने तो लोन चढ़ा दिया उस पैसे पे, अब तुम्हारे पास भी नहीं है तो तुम दोगे कैसे? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम्हारे पास कम से कम 15% कैश लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, कैश फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम सारे पैसे दान कर दो। अगर डिपॉजिटर्स ने पैसे दिए हैं तो कम से कम 15% तुम्हारे पास हमेशा बैंक के पास होना चाहिए। इन केस किसी को इमरजेंसी में पैसे वापस निकालने की नौबत आ जाए तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो बैंक बस मीडिएट करता है, एक मीडियोकर का काम करता है बीच में, जिससे जो डिपॉजिटर्स हैं और बोरोवर्स हैं उनका पैसा इधर से उधर
किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन पे। हम लोगों ने अब तक देख लिया पैसा क्या है, पैसे कहाँ रखे जाते हैं, चेक क्या है, उसको आदान प्रदान कैसे होता है, बैंक का सिस्टम कैसे काम करता है। तो हम लोगों ने देख लिया मनी वाला पार्ट। अब देखते हैं भाई अपना क्रेडिट वाला पार्ट। क्रेडिट मतलब लोन। लोन तुम लोग को ऑलरेडी पता ही है कि लोन होता क्या है, पता है ना। जब हम लोग किसी से एक एग्रीमेंट में लोन लेते हैं, एग्रीमेंट में हम लोग पैसे लेते हैं और कहते हैं हम लोग उसे वापस करेंगे इन रिटर्न ऑफ फ्यूचर पेमेंट, उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट, उसे कहते हैं लोन। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल हम लोगों को दिए हैं लोन के। एक है फेस्टिवल सीजन का, जिसमें हम लोगों को एक मर्चेंट के बारे में बताया गया है, शू मैन्युफैक्चरर के, सलीम के, जो दो लोगों से लोन लेता है शूज बनाने के लिए। पहला वो अपने एक लेदर सप्लायर से लोन लेता है, और दूसरा वो अपने एक कस्टमर से लोन लेता है, बड़े ट्रेडर से लोन लेता है, और उसको कहता है, प्रॉमिस करता है कि मैं 1000 पेयर ऑफ शूज तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या करता है वो, अच्छे से प्रॉफिट बनाता है और अपना कहा हुआ, जो उसने कहा था कि मैं जूते दे दूंगा और अपने जो पैसे हैं वो वापस दे दूंगा, वो सब वो कर देता है। मतलब खुशी खुशी सारा काम हो जाता है। दूसरी है अपनी स्वप्ना मैडम। स्वप्ना मैडम एक फार्मर है और छोटी फार्मर है। वो एक मनी लेंडर से पैसे लेती हैं कल्टीवेशन के लिए, बट वो इतना ज्यादा क्रॉप नहीं ग्रो कर पाती हैं कि उनका जो पैसा है वो वापस हो पाए। तो वो उनसे फिर से लोन लेती है अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए। तो ये हम लोग को एक सिचुएशन दी गई है। इन मैडम का जो प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम है हमारे फार्मर्स का। जब कोई इंसान एक लोन चुकाने के लिए, अपना पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप में फंसना। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? बेसिकली ये एक ट्रैप, ऐसा जैसे तुम लोग ट्रैप देखते हो ना, एक सर्कल में फंस जाता है इंसान कि वो पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेगा, फिर पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेगा, और फिर वो लोन से कभी बाहर ही नहीं आ पाता है। आता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो हम लोग को ये दोनों सिचुएशन देख के क्या पता चला? हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। कई बार क्या हो सकता है कि हमारा जो लोन है वो हम लोग चुका ही ना पाए, तो उससे हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हम लोग डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। और कई बार अच्छा भी हो जाता है। सलीम के साथ अच्छा ही हुआ, उसने जूते बनाए और अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम, हमारा जो ट्रांजैक्शन है, हमारा जो लोन लेना है, वो कहीं घाटे में ना चला जाए, वो हमारे लिए बुरा ना हो जाए, ये कैसे तय होगा? यहां पर रोल प्ले करता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब होता है क्रेडिट की शर्तें, लोन लेने की शर्तें। इसमें हम लोग सबसे पहले लोन लेते टाइम ही डिसाइड कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं सप्लायर और बोरोवर के बीच में, लेंडर और बोरोवर के बीच में। जो पैसा दे रहा है और जो पैसा लेने वाला है, वो लोग बैठ के भैया एक टेबल पे डिसाइड कर लेते हैं कि तुम मुझे कब तक पैसे वापस दोगे, किस इंटरेस्ट रेट पर वापस दोगे, और कितना पैसा वापस दोगे। ये सब लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? देखो, एक अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट। लेंडर जितना अमाउंट देता है बोरोवर को, जितने रुपए का लोन लिया जाता है, उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। अब कोई फ्री में तो पैसा तुम्हें देगा नहीं, ऐसा तो कोई जनहित में मदद कर नहीं रहा है। इसी वजह से यहां पर इंटरेस्ट शब्द आता है। तो जब तुम पैसा लौटाओगे ना अपने लेंडर को, वापस जब पैसा करोगे, तो तुम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दोगे, तुम प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट, जो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कुछ इंटरेस्ट वो चढ़ाएगा, कुछ ब्याज चढ़ाएगा, उसको मिलाकर तुम उसको पैसा दोगे, जिससे कि तुम्हारा जो लेंडर है उसका भी फायदा हो। ठीक है, तो ये वाला एक सिस्टम होता है, और ये पहले से डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारा लोन किस इंटरेस्ट रेट पर रहेगा, कब तक तुम वापस दोगे। कई बार क्या होता है कि जो लेंडर होता है, जैसे बैंक्स के केस में और जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है, उनके केस में क्या होता है कि वो लोग श्योर नहीं रहते हैं कि भाई तुम पैसा लेके विजय माल्या ना बन जाओ। तो वो लोग पहले तुमसे एक सिक्योरिटी मांगते हैं कि भाई अगर तुम फरार हो गए, तुम मिले नहीं हमें, तुम कहीं चले गए, तुम्हारा बिजनेस डूब गया, कुछ भी हो गया, तो हम पैसा कैसे लेंगे, उसका सॉल्यूशन दो हम। तो अब क्या होता है, कोलैटरल सिस्टम हमारे सामने है। कोलैटरल बेसिकली गिरवी रखना को कह सकते हो तुम लोग। जब तुम सामान, अपना कोई सामान बैंक के पास गिरवी रख देते हो कि भाई ये सामान रख लो, अभी के लिए मेरे पास यही सामान है, मुझे पैसे दे दो, और जब मैं पैसे लौटा दूंगा तो मैं इसके जो पेपर्स हैं, इसके जो कागज हैं, ये सामान वापस ले लूंगा। इसे ही हम लोग कोलैटरल कहते हैं। मतलब जब कोई जो बोरोवर है वो अपना कोई भी एसेट, जैसे बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, लैंड, या फिर कोई बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं, उन सब के बदले में लोन लेता है। अब अगर वो जो बोरोवर्स है वो टाइम से पैसा नहीं लौटाता है या फिर फरार हो जाता है, तो जो गवर्नमेंट वाले हैं, जो बैंक वाले हैं, वो
तुम्हारे जो सामान है उसकी नीलामी कर देंगे और उससे वो अपना पैसा वापस निकाल लेंगे, उस सामान को बेच के पैसा अपना अर्न कर लेंगे। तो इस यही होता है प्रॉपर कोलैटरल। अब इसको देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई जो गरीब है वो कैसे इन सब चीजों को फुलफिल करेगा, ये वाला कॉलम कोलैटरल कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो भाई ना लैंड है, ना बिल्डिंग है, ना व्हीकल है, ना कोई खास पैसा है, ना कोई स्टॉक्स है। यहां पर दिक्कत आती है अपनी लोन की, फॉर्मल सेक्टर से लोन की ये वाली दिक्कत आती है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, कोलैटरल वाला सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, उस पर हम लोग आगे चल के अभी बात करते हैं, बट इससे पहले टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये हम लोगों ने जो अभी पढ़ा उसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कॉम्प्रोमाइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब वही जो तुम्हारे पैसा लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया जाएगा, ये सब डिसाइड करके इसको फाइनलाइज करने में, एग्रीमेंट में बनाने को ही हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब जैसा मैंने तुमसे बात की कि एक फॉर्मल सोर्स से लोन लेना होता है, एक इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेना होता है। फॉर्मल में गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है, देखती है कि कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्म एक तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। और इनफॉर्मल में कोई भी कहीं से भी कैसे भी कितना भी लोन दे सकता है, किसी भी इंटरेस्ट रेट पे दे सकता है। जैसे अपनी स्वप्ना मैडम के साथ हुआ कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई क्योंकि उन्होंने लोकल मनी लेंडर से लोन लिया था। अब यहाँ पर ना तुमको काफी एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऐसे ही छोटे मोटे एग्जांपल जिसमें लोगों ने पैसे लिए, डेब्ट ट्रैप में फंस गए। जैसे रामा मैडम ने अपना लोन लिया 5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे, पर एंड में वो फंस गई क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं वो वापस दे पाई। ठीक है, लैंड ओनर जो एम्प्लॉय था उसने उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया। कुछ कुछ यहाँ पर तुम लोग को एग्जाम्पल मिले हैं, जैसे शामल के, इन्होंने 60% पर एनम के हिसाब से लोन लिया इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ पर अरुण ने लिया, बैंक से लोन लिया और वापस उन्होंने बैंक को लोन वापस कर दिया, तो इनका काफी सही सही हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, बस पढ़ने के लिए थे, कोई एग्जाम में तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। इनका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट चलो देख लेते हैं, जो कि है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। आखिर कैसे फॉर्मल सेक्टर में लोन दिए जाते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के लोन जो मैंने बताया, फॉर्मल है और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना होता है। जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारी गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही होती है, देख रही होती है सब कुछ फॉलो हो रहा है कि नहीं। और इनफॉर्मल में नो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको सुपरवाइज गाइड नहीं करती है, देखती नहीं है। इनफॉर्मल में क्या दिक्कत होती है कि इसमें हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा ही तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा दिया जाता है। इसके साथ साथ में कभी जो तुम्हारा मनी लेंडर है वो गलत तरीके से तुमसे पैसे लेने की कोशिश करने लग जाता है। मनी लेंडर इसमें रिफ्यूज कर सकता है कि उसने पैसे लिए भी थे कि नहीं, हाई रेट पे वो लोन वापस मांग सकता है तुमसे, पेनल्टी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लिए जाएं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर लोन नहीं लिए जाएंगे तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। कई मैक्सिमम फार्मर्स जो होते हैं वो लोन लेके अच्छे सीड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी खेती के लिए फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड में इन्वेस्ट करते हैं, तभी जाके अच्छी क्रॉप ग्रो कर पाते हैं, तभी वो अपनी इनकम क्रिएट कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे फार्मिंग करने के लिए। और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात है, कई इंडस्ट्रीज लोन लेते हैं, कई फैक्ट्रीज, कई नई नई फैक्ट्रीज लोन लेती है कि वो प्रोडक्ट बना पाए, फिर इसके बाद जब उनका प्रॉफिट होता है तो वो लोन वापस करते हैं। सो बेसिकली हमारे यहाँ पर लोन लेना, क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। एंड अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से है तो इसमें काफी दिक्कतें आ जाएंगी, जैसा मैंने अभी तुम लोगों को बताया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के कस्टमर्स कौन है, कौन कौन फॉर्मल लेता है, कौन कौन इनफॉर्मल क्रेडिट लेता है। तो देखो, जो गरीब घर है वो 85% तक इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई फॉर्मल सेक्टर में कौन जाए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जो गरीब लोग हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन से काफी झंझट होता है, कोलैटरल लाने से काफी झंझट होता है, उनको उतनी नॉलेज नहीं रहती है, बैंक्स के रूल्स की उतनी नॉलेज। ठीक है, ये सब दिमाग में रखो, एग्जाम में आएगा कि बताओ इनफॉर्मल सेक्टर क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है, या फिर बताओ फॉर्मल सेक्टर्स की इतनी ग्रोथ क्यों नहीं है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब तुम पॉइंट को लिख सकते हो कि जो गरीब लोग हैं उनके पास उतने एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी के नॉलेज का कि वो लोग जाके उतनी पॉलिसीज को फिल आउट कर पाए, कोलैटरल नहीं है उनके पास। ठीक है, ये सब दिमाग में रखो, आंसर के टाइम पे तुम्हें सब याद आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से सुनना, ख्यालों में तो नहीं खोए हो इंस्टाग्राम के कि भाई स्टोरी डाल दूं क्या, एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। अभी पढ़ाई कर लो, फिर पढ़ाई करके स्टोरी डालना आराम से। ठीक है, ग्रेट। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इनफॉर्मल सोर्स है वो
पढ़े लिखे इलाकों में, अर्बन इलाकों में जो अच्छे कंडीशन में है, जो अर्बन इलाके, वहां पे 90% तक फॉर्मल सोर्सेस से लोन लिए जाते हैं. दी रिच हाउस होल्ड्स आर availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor household have to pay large amount for borrowing. मतलब वही जो तुम्हारी बात है कि ज्यादातर लोग फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, फॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं, इसी वजह से जो अमीर लोग हैं उनको चीप क्रेडिट में मिल जा रहा है, उनको ज्यादा जी बोरोइंग के लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लग रहा है. वहीं पुअर हाउस होल्ड जो पहले से ही गरीब है, बेचारों को और पैसा देना पड़ता. ठीक है, ग्रेट. अब देखो, जितनी भी हम लोगों ने अब तक राम कहानी पढ़ी, उससे हम लोगों को ये बोल्ड पॉइंट समझ में आता है कि हमारा जो बैंक्स हैं और ये जो कॉपरेटिव्स हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो गरीब इलाकों में, रूरल इलाकों में, गांव के इलाकों में, देहाती इलाकों में जाकर इनफॉर्मल सोर्सेस से जो उनका डिपेंडेंसी है वो हटाएं, वहां पे वो लोग जाएं और फॉर्मल सोर्सेज में वो लोग लोन्स प्रोवाइड करवाएं, वरना बहुत दिक्कत हो जाए. दूसरी बात ये है कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, बहुत ज्यादा उनको फैलने की जरूरत है, तभी जाके जितने भी डेप्ट ट्रैप्स में फंसने वाले फार्मर्स हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर जो बिजनेसेस हैं वो ठप पड़ जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से, ये जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं उन सबको बंद करने के लिए ये नेसेसरी है कि एवरीवन, जो जितने भी लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले. ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भैया हम कैसे लोन लें, हम तो रजाई गद्दा सीते हैं, हमारे पास कोलैटरल वाला फॉर्म फिल करने के लिए कुछ है ही नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है. तो यहाँ पर हमारा वर्क होता है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? बेसिकली यहाँ पर हर सोसाइटी में गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं, पहले ये विमेंस के लिए स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जो विमेंस रहती हैं 10-15 घर की, वो कम से कम 10 से 100 रुपए जोड़ जोड़ के हर महीने वो इन्वेस्ट करती हैं, और एक जगह पे एक बैंक का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक लोकल बैंक वो लोग क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि सब लोग आके अपना वहां पे पैसा देते हैं, एंड किसी को अगर जरूरत रहती है पैसों की, तो वो जो डिपॉजिट हुआ रहता है अमाउंट, उसी से ही वो इंसान पैसे ले लेता है, बिना कोलैटरल के, बिना किसी झंझट के पैसे ले लेता है, और इंटरेस्ट रेट में फिर समय के साथ साथ उसको वापस भर भी देता है. ठीक है, तो ये काफी अच्छा सिस्टम है. क्यों अच्छा सिस्टम है? क्योंकि इसमें ना कोलैटरल वाला सिस्टम है, ना ही यहाँ पर ज्यादा झंझट है, ना ही ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है. यहाँ पर जो लोन लिया जाता है वो लोकल पीपल ही लेते हैं, लोकल पीपल ही कंट्रीब्यूट करते हैं और लोकल पीपल ही लेते हैं. तो ये काफी अच्छा सिस्टम हो जाता है. इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से तुम्हारा जो इनफॉर्मल सोर्सेज से जो तुम्हारा यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो वाली दिक्कत नहीं आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पर कोई मनी लेंडर नहीं होता है, अमीर ज्यादा कोई मनी लेंडर नहीं होता है. यहाँ पर सब छोटे छोटा अपना कंट्रीब्यूशन करके एक बैंक बनाते हैं, तो यहाँ पर कोई स्पेशली हरास नहीं करेगा तुम्हें. यहाँ पर सब लोग कलेक्टिवली तुम्हारा साथ देंगे मनी वापस करने में, मनी कलेक्ट करने में. ठीक है, तो ये एक काफी अच्छी पहल है जो अभी भी चलती है, एंड लोग अपने छोटे छोटे बैंक्स बना लेते हैं, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहते हैं हम लोग, बैंक तो नहीं कहेंगे, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप तुम लोग को यहाँ पे लिखना है. लोकली लोग बैंक कहते हैं इसे, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप से के जो फायदे हैं वो मैंने तुम लोग को बता दिए कि आसानी से लोन मिल जाता है. अब यहाँ पर कुछ कुछ बैंक्स जो होते हैं, जैसे अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़ा चल गया, थोड़ा वो स्टैब्लिश हो गया, कुछ सालों से चले जा रहा है, तो कुछ कुछ बैंक्स उन्हें लोन देना भी प्रोवाइड कर देते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर तुम लोग बैंक से लोन ले सकते हो. अगर तुम्हारे पास उतना डिपॉजिट नहीं है और लोन पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो तुम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे लोन ले सकते हो. तो ये भी काफी अच्छा सिस्टम है. गरीब जगहों की महिलाएं जो हैं वो अपने लिए इंडिपेंडेंट, उनके पास पैसा आ जाता है, जिससे कि वो लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके अपनी नीड्स को पूरा कर पाती हैं. ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर हम लोग इन सबको सम अप करें, इस पूरे चैप्टर को सम अप करें, तो हमारा जो मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी के बिना हम लोग एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, सामान खरीद और बेच नहीं पाएंगे. मनी है तो बैंक है, बैंक हमारे मनी को सिक्योर रखता है और एक मीडिएटर का काम करता है पैसे बोरोवर और पैसे लेंडर के बीच में. पैसे जो लेता है, पैसे जो देता है, उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है. ये क्रेडिट के लिए एक फॉर्मल सोर्स प्रोवाइड करवाता है बैंक, और इंटरेस्ट रेट पे तुम्हें पैसे लेता है. जब तुम पैसे जमा करते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, जब तुम लोन लेते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. क्रेडिट के हम लोगों ने टर्म्स देखे कि किन किन टर्म्स पे क्रेडिट मिलता है, लोन मिलता है, और अगर इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लो तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं. इनफॉर्मल सोर्स से लोन कैसे कम किया जा सकता है, हम लोग कैसे फॉर्मल सेक्टर्स को बढ़ा सकते हैं गांव में, देहाती इलाकों में. सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा.
ये जो मैंने अभी तुम लोग को बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। अब स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मतलब अभी भी है, बट पहले थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। अब तुम्हारा चैप्टर काट के ट्रिम करके भाई छुटकू पुटकू सा कर दिया गया है। इसमें अब बस तुम्हारे दो क्वेश्चन ही ऐसे आ सकते हैं, जो कि है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये 2023-24 जो तुम्हारा बोर्ड है इस साल का, उस साल बस यही दो टॉपिक्स आएंगे। अब देखो, ये तुम्हारे लिए ना एक आसान सा, एक बहुत ही छोटा सा शिकार है। जो हमारी सीबीएसई है वो इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करेगी, इससे क्वेश्चन आएगा, बट क्योंकि बस ये दो ही टॉपिक हैं तो इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आएगा भाई। और तुम लोगों को गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उसके साथ में कोई एक और क्वेश्चन बिठा के ये 3 नंबर के लिए इसका कोई एक क्वेश्चन बैठा देंगे, ठीक है। नहीं तो 1 नंबर में तो ये आएगा ही आएगा, ग्लोबलाइजेशन व्हाट इज, या फिर तुम्हारा इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन को ही तुम्हारा 3 नंबर में दे देंगे, फिर आगे तुम्हारा कुछ रीजंस एलैबोरेट ये सब वो सब लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक पे भैया पकड़ कर लो। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो, भैया पढ़ना कहाँ से है, एनसीईआरटी में पता ही नहीं चलता क्या करना है। मैंने तो शुरू से पढ़ना सोचा और फिर सोचा कि शुरू का कटा होगा, और उसमें तो भैया मेरा कट गया। दिक्कत ये है कि तुम लोगों ने देखा नहीं सिलेबस। सिलेबस यहां से, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन अपना है ना 61 पेज नंबर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन भैया होता क्या है, पहले तो ये देखो कि ग्लोब मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी और जेशन, ग्लोबलाइजेशन जब इसमें लगा देते हैं मतलब कि पृथ्वीकरण हो रहा है। जो एक जगह थी वो अब एक जगह नहीं रह रही है, दुनिया छोटी हो रही है। पहले दुनिया बहुत बड़ी थी, अब दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही है। उसे ही हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली होता है तुम्हारा एमएनसी, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन रिसोर्सेज। ये जो 3-4 कीवर्ड्स हैं उसका मतलब समझ लो। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है, जब विदेशी ट्रेड होता है उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब विदेशी कंपनियां आकर कहीं इन्वेस्ट करती हैं तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एमएनसी क्या होती है, जो कंपनियां विदेश में जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं, अलग अलग देशों में जाकर अपना कारोबार फैलाती हैं, उन्हें एमएनसी कहते हैं। मल्टी नेशन कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज इनको कहा जाता है एमएनसी को। तुम लोग सुनते हो ना कि मेरा इंजीनियर बेटा तो एमएनसी में वर्क कर रहा है, तो वो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहा है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ऐसे कई सारे हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किए हुए हैं कंपनी, उन्हें हम लोग एमएनसी बोलते हैं। अब इसका ग्लोबलाइजेशन से क्या रिलेशन है, देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। एक दूसरे से संवाद, जल्दी जल्दी से इंटरकनेक्शन, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ग्लोबली ये पहले से चलता आ रहा था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लोग एक दूसरे से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाते हैं, उसे भी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी ही दो देश ट्रैवल नहीं करती, बल्कि लोग भी दो देश ट्रैवल करते हैं। इसी वजह से तो अमेरिका में इंडियंस भर चुके हैं भाई, कनाडा में पंजाबी सब भर चुके हैं, चेस टू पंजाबीज। तो हम लोग भैया इधर उधर हर जगह जाके अपनी जो टैलेंट है वो हर जगह दिखा रहे हैं। हम लोग अलग अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी जाके पढ़ के आते हैं, भारत देश में काम करते हैं, भारत देश को आगे उनका नाम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि हमारी जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, ये कनेक्ट करने का काम करती है कंट्रीज को। कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करती हैं एक दूसरे के ऊपर, लोग जाते हैं। बट ये सब हुआ कैसे, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जिससे कि ग्लोबलाइजेशन हो पाया, यह है अपना सेकंड टॉपिक जो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारा मर्ज करके आ जाएगा कि फैक्टर्स बताओ और ग्लोबलाइजेशन क्या है वो बताओ। तो एक लाइन में ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन और 3-4 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी, अब भैया टेक्नोलॉजी, अब चिट्ठी ना कोई संदेश नहीं भेजना पड़ता है। अब भैया अगर पिया परदेश में है तो तुम वीडियो कॉल कर सकते हो। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जैसे कि 50 साल पहले तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी उतनी अच्छी, तुम्हें अगर कोई मैसेज डिलीवर करना रहता था कि भैया मुझे ऑर्डर प्लेस करना है जापानी जूते का, या फिर पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूस की तुमको टोपी चाहिए,
तो ये सब तुम्हें बुक करने के लिए ही भी चिट्ठी भेजनी पड़ती थी। अब चिट्ठी भेजोगे कहाँ जब तुम्हारे पास एड्रेस ही नहीं है भैया वहां पे कंपनी का। तो पहले तो ग्लोबलाइजेशन ना के बराबर था, अब आ गया है तुम्हारे पास इंटरनेट, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो तुम ऑनलाइन बुक कर लेते हो, उसको पता चल जाता है तुम्हारे एड्रेस पे, वो भेज देता है। तुम पैसे भी ऐसे टेक्नोलॉजी के वजह से तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। तो टेक्नोलॉजी ने भाई काफी मेजर रोल प्ले किया है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन इतना सक्सेसफुल हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पर टेली कम्युनिकेशन होती है, टीवी में तुम्हें यहाँ के थोड़े ना चैनल दिखते हैं, तुम्हें विदेशों के भी चैनल्स दिखते हैं, कंप्यूटर्स तुम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इंटरनेट की वजह से तुम कनेक्ट होते हो, तुम किसी से भी चैट कर सकते हो। अभी तुम टेली कम्युनिकेशन से तुम टेलीफोन वगैरह पे भी बात करते हो, तुम टीवीज भी देखते हो, टेलीग्राफ भी कर सकते हो। भाई ये सब तो पुराने हो गए, अब तो तुम टेलीग्राम भी कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प हुई है। इससे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। इसके साथ साथ में जो हमारा वॉइस मेल है, ईमेल है, इससे हम लोग तुरंत तुरंत बात करके नेगोशिएट कर सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि क्या क्या सीन है, कैसे कंपनी रन करेगी, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा। ये सब चीजें आराम से की जा सकती हैं। अब हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, इंटरकनेक्ट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ में लिबरलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिबरलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन मतलब अपने कंट्री के ट्रेड के लिए दरवाजे खोल देना, ट्रेड बैरियर्स हटा देना। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर होता है कि भैया मैंने अपने कंट्री के आसपास ऐसे वर्चुअल दीवार खड़ी कर लिया है, तुम ट्रेडिंग करने आओगे, हम लोग तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करने देंगे, वापस चले जाओगे तुम। ट्रेड बैरियर हटा देना मतलब लिबरलाइजेशन कर लेना। जब ट्रेड बैरियर हट जाता है, जब ये बैरियर हट जाता है, तो क्या होता है? तब हम लोग के पास एक खुला रास्ता होता है कंट्री से ट्रेड करने का। कंट्री से आप खुले में ट्रेड करते हो, वहां से पैसा लेते हो, वहां पे अपने सामान देते हो, वहां के सामान अपने देश में बेचवाते हो। तो ये एक तरीके से इंटरकनेक्शन डेवलप हो जाता है। इंडिया शुरू में ना ये ट्रेड बैरियर्स को इन्होंने नहीं हटाया था, हम लोग लिबरलाइज नहीं किए थे अपने आप को। क्यों लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्यों नहीं हुई थी? इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा कि देखो भैया, सबसे पहली बात जो कि 100 की सीधी बात है कि अगर हम लोग विदेशी कंपनियां जो सालों साल से नए नए प्रोडक्ट, नई नई मशीन्स लगा के बैठी थी, आजादी के बाद अगर हम उन्हें अपने देश में घुसने का मौका दे देंगे, तो भैया जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स मेकर हैं, जो हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हमारे लोकल जो ट्रेडर्स हैं, वो बेचारे कैसे compete करेंगे? क्योंकि अभी तो वो 200 साल की गुलामी से लड़कर उभरे हैं। अभी तो उनके पास टेक्नोलॉजी क्या, अभी तो वो बेचारे अभी घाव भर रहे होंगे अंग्रेजों से मारे हुए लाठी का। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन जो हमारी हुई, वो शुरू में नहीं हुई। आजादी के बाद हम लोग लिबरलाइजेशन नहीं किए थे अपनी इकोनॉमी का। वो इस वजह से क्योंकि नए जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स हैं, उनको काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ जाता। तो हमारे जो हमारे भारत में बनने वाले प्रोडक्ट हैं, वो तुरंत कम हो जाते, क्योंकि जब किसी को कोई इनिशियल पुश नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हमारी जो इकोनॉमी है वो लॉन्ग टर्म के लिए डेड हो जाती। सो एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन जो ज्यादातर तुम लोग को यहाँ पे एनसीईआरटी में तो अभी नहीं दिया गया है, बट तुम्हें ये दिमाग में होना चाहिए, आंसर में भी ये लिख कर आना, कि दूसरा रीजन क्यों हम लोग ट्रेडर से ही गुलाम बने थे। हम लोग 200 साल जो गुलामी किए थे, वो अंग्रेज आए थे शुरू में ट्रेडर बन के ही। तो वो एक तरीके से सही स्टेप नहीं था। हम लोगों ने सोचा जिससे हम आजाद हुए हैं अभी, उसी दिक्कत को हम लोग फिर से नहीं बढ़ाएंगे। पहले हम खुद की इकोनॉमी स्ट्रांग करेंगे, खुद को स्ट्रांग करेंगे, अपने आप को इकट्ठा करेंगे। पहले हम लोग बटे हुए थे छोटे छोटे किंगडम्स में, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में। उनमें हम लोगों ने बोला कि पहले हम लोग खुद को जोड़ेंगे, वरना पता चला कोई भी प्रिंसली स्टेट इन्हीं अंग्रेजों के जैसे कोई और आ गया ट्रेडर, उसके साथ हाथ मिला के बोल दिया कि नहीं, अब हम लोग फिर से गुलाम गुलाम हो जाएंगे। तो ये वाली दिक्कत आए ही ना, इसी वजह से हम लोगों ने ट्रेड बैरियर बंद रखा। फिर आई राजीव गांधी जी की सरकार। उन्होंने 1991 में बोला कि अब तक हम लोग 40 सालों में 45 सालों में हम लोग काफी अच्छे से अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। अब जरूरी है कि हमारी मार्केट क्वालिटी बढ़े। मार्केट क्वालिटी मतलब पहले के टाइम पर 1991 से पहले तुम्हें कोको कोला, विदेशी प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलते थे राशन की दुकान पे
और मार्केट्स, और तुम्हें विदेशी कपड़े भी नहीं देखने को मिलते थे जो नए नए अलग अलग वैरायटी के जो आज देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी सरकार ने सोचा कि अब ये मौका है, अब ये टाइम है कि हम लोग अपनी मार्केट्स को इम्प्रूव करें। विदेशी कंपनियां आएंगी जो विदेश का टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, वो हमारे देश में आके नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाएंगी, और हमारे देश के जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी उनसे इंस्पायर होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी सीखेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स बना बनाकर विदेशों में भेजेंगे। हमारे प्रोडक्ट पहले विदेशों में भी नहीं जा रहे थे क्योंकि हमने पूरे तरीके से बंद करके रखा था। तो जब हम लोग लिबरलाइज हो जाएंगे तो हमारी जो यहाँ इंडिया की जितनी भी अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स हैं वो विदेशों में बिकेंगे और विदेश के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बिकेंगे। इससे हम लोगों को जो मार्केट है, हमारी इंडियन मार्केट है, उसमें दाम भी सस्ते हो जाएंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो सब लोग दाम सस्ता करके बेचेंगे। सो ये 2-3 रीजन थे, इसी वजह से हम लोगों ने लिबरलाइजेशन कर लिया और इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड था उसको ऑन कर दिया। हम लोग ग्लोबलाइजेशन में शामिल हो गए और इससे हम लोग क्या हो गए, लिबरलाइज हो गए, हम लोग ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन गए। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, एक दो ऐसे लाइन एक दो बार बोल के पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब भाई मैं एक बात बताऊं, एक डिस्क्लेमर दूं, चैप्टर खत्म हो गया। पहले WTO पढ़ना रहता था, उसके बाद हम लोग को आगे और भी WTO के बाद यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखना था, इम्पैक्ट देखना था इंडिया पे, बहुत ही आगे बहुत झमेले वाले टॉपिक्स थे। उन सबसे तुम लोग बच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वीडियो अपना होता है पूरा, हम लोगों ने पूरी इकोनॉमिक्स धमाकेदार तरीके से भाई कर दी। और कुछ कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, जहां पे कंफ्यूजन है उस चैप्टर के पोर्शन को फिर से देख सकते हो। अगर एग्जाम अभी नहीं है तो 2x करके रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। इसके साथ अपना होता है इकोनॉमिक्स। भाई मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम्हारा प्रिपरेशन हो चुका है, तुम्हारी एनसीईआरटी माता के दर्शन भी हो गए, अब तो बस 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 एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिल जाए। इकोनॉमिक्स तो तुम आग लगा ही दोगे। इकोनॉमिक्स के साथ साथ चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के इकोनॉमिक्स जो अभी हो ही गया, तो ज्योग्राफिक के हमारे जो वीडियोस हैं वो भी तुम लोग को इसी चैनल पे मिल रहे होंगे। तो जाओ यार देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना यार। कोई कमेंट कर दो प्यारा सा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज, वो मोटिवेशन देता है मुझे। सो नीचे आके कमेंट करो और वीडियो कैसा लगा ये बताओ, प्यारे प्यारे, अगर अच्छा लगा है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करो। ठीक है, ग्रेट। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में। ठीक है, ग्रेट। अब इस वीडियो को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।